हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल बुलेटिन, जहां दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती हैं एक ही जगह पर। आज इस वीडियो में बात होगी लगातार टल रहे दिल्ली मेयर चुनावों की। बात करेंगे जम्मू कश्मीर में परिसीमन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और आपको ये भी बताएंगे कि इस पर पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने क्या प्रतिक्रिया दी है। बात होगी भारत में हो रहे सबसे बड़े एयर शो की। तो चलिए आज हम सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। दिल्ली एमसीडी में मेयर का चुनाव टलता ही जा रहा है। तारीख पर तारीख मिलती है और मतदान होता ही नहीं है। अब एक बार फिर से मतदान की तारीख टल गई है। 16 फरवरी को मतदान होना था, लेकिन अब नहीं होगा। पहले 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। दिल्ली के एमसीडी में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों से ये बात स्पष्ट है कि मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग का हक नहीं है। एमसीडी में मेयर का चुनाव टल गया है। लगातार चौथी बार मेयर का चुनाव टाला गया है। 17 फरवरी को इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी से पेश वकील ने पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का हक देने का मुद्दा उठाया है और कहा है कि गुरुवार को चुनाव होना है। कोर्ट ने चुनाव को स्थगित करने के लिए संकेत भी दिए हैं। कोर्ट मामले की सुनवाई 17 फरवरी यानी कि शुक्रवार को करेगी। बता दें कि उपराज्यपाल ने मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए 16 फरवरी को बैठक के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट मामले पर 17 फरवरी यानी शुक्रवार को सुनवाई करेगी, तो अब 16 फरवरी को चुनाव होना संभव ही नहीं है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने प्रोटेम सभापति बदलने और मनोनीत पार्षदों को मतदान से अलग रखने की मांग की है। एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को वोट देने की अनुमति देने के लिए दिल्ली के राज्यपाल के फैसले को आप मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने चुनौती दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। एयर शो का ये 14वां संस्करण है जो 5 दिनों तक चलेगा। इसमें स्वदेशी उपकरणों और टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष शुक्ला। बेंगलुरु में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन किया। इस एयर शो ने पूरी दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत का एहसास करा दिया है। 5 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 29 देशों के वायुसेना के अध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम की शुरुआत बेहद ही धमाकेदार अंदाज में हुई। इस शो में भारत में बने रक्षा उत्पादों को दिखाया गया, जिसमें स्वदेशी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, ड्रोन और दूसरे कई हथियार शामिल हैं। जिस किसी ने भी इसे देखा वो आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन सभी लोग उस समय हैरान रह गए जब उनकी नजर एक ऐसे लड़ाकू विमान पर पड़ी जिस पर साक्षात बजरंग बली यानी कि हनुमान जी का चित्र छपा हुआ था। आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक सुपरसोनिक ट्रेनर फाइटर एयरक्राफ्ट का मॉडल तैयार किया है। ये भारत का पहला सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसकी डिजाइन तैयार हो चुकी है। ये विमान लड़ाकू पायलटों को ट्रेनिंग देने के काम आएगा। इस विमान के मॉडल पर हाथ में गदा लेकर उड़ान भरते हुए हनुमान जी का चित्र दिखाया गया है, जिस पर लिखा है ए स्टॉर्म इज कमिंग, यानी हिंदी में तूफान आ रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पुनर्गठन का मसला उसके पास लंबित है। इस सुनवाई में उसने इस पहलू पर विचार नहीं किया है। श्रीनगर के रहने वाले हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद आयूब मट्टू की याचिकाओं में कहा गया था कि परिसीमन में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और चुनाव आयोग ने इस दलील को गलत बताया था।
13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर नोटिस जारी किया था। तब भी कोर्ट ने साफ किया था कि सुनवाई सिर्फ परिसीमन पर होगी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़े मसले पर अभी विचार नहीं किया जाएगा। वहीं पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि परिसीमन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि परिसीमन चुनाव से पहले धांधली की एक रणनीतिक प्रक्रिया थी। उन्होंने ऐसा किया और बहुमत को अल्पमत में बदल दिया। पिछले साल 1 दिसंबर को जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने दलील दी थी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में आयोग का गठन संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से सही नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 2, 3 और 4 के तहत संसद को देश में नए राज्य या प्रशासन इकाई के गठन और उसकी व्यवस्था से जुड़े कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसी के तहत पहले भी परिसीमन आयोग का गठन किया जाता रहा है। इसके अलावा याचिकाकर्ता का ये भी कहना गलत है कि परिसीमन सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही लागू किया गया है। इसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लिए भी शुरू किया गया था। तुर्की और सीरिया की तबाही देखकर पूरी दुनिया सहम उठी है। लेकिन सोचिए जरा, अगर इससे भी बड़ी तबाही भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मची तो सोचिए तबाही का मंजर कैसा होगा। सिर्फ डराने के लिए नहीं कह रहे हैं। एशिया पर मंडरा रहे भूकंप वाले खतरे की भविष्यवाणी की गई है। जिस शख्स ने ये भविष्यवाणी की है उनका नाम है फ्रैंक होगरबीट्स, जो एक डच शोधकर्ता यानी कि रिसर्चर है। फ्रैंक होगरबीट्स की इस भविष्यवाणी या चेतावनी से सावधान होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वही शख्स हैं जिन्होंने तुर्की और सीरिया में मची तबाही की चेतावनी पहले ही दे दी थी। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से 3 दिन पहले नीदरलैंड के सौर प्रणाली ज्यामिति सर्वेक्षण यानी SSGS के लिए काम करने वाले डच रिसर्चर फ्रैंक होगरबीट्स ने कथित तौर पर इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। डच विशेषज्ञ फ्रैंक ने अपने ट्वीट में लिखा था, जल्द या बाद में इस क्षेत्र यानी कि दक्षिण मध्य तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आ जाएगा। ठीक 3 दिन बाद यानी कि 6 फरवरी को फ्रैंक होगरबीट्स की चेतावनी 100% सच हुई। तुर्की और सीरिया में भयानक भूकंप से धरती कांप उठी। जॉर्डन और लेबनान तक इसकी तबाही के निशान मिले। इसलिए भारत और पाकिस्तान को सावधान रहना जरूरी है। चलिए जाते जाते एक नजर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नाम को बदलने को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर भी डाल लेते हैं। ये पहली बार नहीं है जब योगी सरकार ने किसी जगह का नाम बदला हो, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, हमारी सहयोगी सृष्टि की रिपोर्ट में समझिए। लखनऊ के नाम बदल जाने पर विवाद चल रहा है, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? दरअसल अगर ये पहली बार किया गया होता तो ये मुद्दा इस कदर केंद्र बिंदु में नहीं होता। योगी सरकार 2017 में सत्ता में आई थी और इसके ठीक साल भर के भीतर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। फिर 3 हफ्ते बाद फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या करने का फैसला लिया गया। रही बात लखनऊ की, तो भाजपा की विचारधारा से जुड़े लोगों की ये मांग काफी पुरानी है। अब पार्टी के सांसदों ने इसे नए सिरे से हवा दी है, इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या अगली बारी लखनऊ की है। 2018 में योगी सरकार ने पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया, फिर फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या, और अब 5 साल बाद ये चर्चा चल पड़ी है कि क्या लखनऊ का नाम लक्ष्मण के नाम पर रखा जाएगा। तो इस चर्चा को ये कहकर एक झटके से खारिज नहीं किया जा सकता कि इसमें कोई दम नहीं, क्योंकि भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ऐसे फैसले पहले भी कर चुकी है। यदि एक बार ये शुरू होगा तो हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म, हर क्षेत्र के लोग अपने अपने हिसाब से जिनको महापुरुष मानते हैं या जिनको अपने समाज का, अपने क्षेत्र का नायक मानते हैं, उनके नाम से शहरों के नाम बदलने की मांग उठेंगी। ये वो लोग हैं जो भगवान राम को धोखा देते हैं, जनता को धोखा देते हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, लेकिन ये ना भगवान को छोड़ रहे, ना जनता को छोड़ रहे, ना किसानों को, ना नौजवानों को।
भाजपा की विचारधारा का आधार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जिसका एक पहलू इस बात से भी जुड़ा है कि हर शहर, इलाका और जगह की पहचान में स्थानीय लोगों की भावना का सम्मान जरूर हो और साथ ही उसके इतिहास की अनदेखी ना हो। जबरदस्ती में कराना नहीं चाहता हूँ। लक्ष्मणपुरी उसका नाम था, अगर जो था उसे आप कर देते हैं तो आप निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र होंगे। जैसे जैसे नाम बदलने की मांग तेज हो रही है, इस पर सियासत की रफ्तार भी बढ़ रही है। दिलचस्प बात यह है कि मांग उस दौर में गूंज रही है जब सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को विरोध का केंद्र बिंदु बना रखा है। जाहिर है इस मुद्दे पर स्वामी प्रसाद की बातें सुनना भी जरूरी है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए इसी प्रकार के अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। राजनीति को करीब से समझने वाले विश्लेषकों की राय की माने तो ये 2024 के चुनावी मुद्दों के लिए एजेंडा तय करने का मौका है और इस रेस में हर दल की कोशिश इमोशनल कार्ड चलने की है, अपने अपने वोट बैंक को साधने की है। अगर देखा जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे गौरव से नहीं जुड़ती। अगर गौरव से कोई चीज जुड़ रही हो हमारे देश के। सवाल है कि क्या जैसे जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की जनवरी 2024 वाली तारीख करीब आएगी, यूपी की राजनीति में राम के साथ ही लखन का नाम भी चर्चा के केंद्र बिंदु में रहने वाला है। अलबत्ता विपक्ष के कुछ लोग जरूर समाज का ध्यान बेवजह के मुद्दों पर आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने सकारात्मक माहौल आज उत्तर प्रदेश में तैयार किया है। एक ट्रेडिशन शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी में, ताकि वो 2024 में जनता के बीच में अपने मतदार संघ में जाकर के जनता को ये बताएं कि देखिए हमने लखनऊ का नाम बदलने के लिए चिट्ठी लिखी थी। ये उनका उल्लेखनीय काम होगा। हालांकि इस मुद्दे पर हर पक्ष के अपने अपने तर्क हैं। जहां गाजीपुर का नाम बदलने को लेकर ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं ने अपना रुख को पूरी तरह सही बताया है, तो वहीं उनकी नियत पर सपा के अध्यक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव खुलकर कह रहे हैं कि राजभर भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। चल सन्यासी मंदिर में तुम्हारा कुछ हमारा कुछ बजेगा दोनों का, क्योंकि हम गाने में तेज नहीं है, उतना गाना वाना नहीं गा सकते हैं, लेकिन सुना है उसमें दूसरी लाइन ये कि कंगना बजेगा शायद। बताओ, रात में कंगना बजा रहे हैं दूसरी ताल में जाकर के। नौजवानों से पूछेंगे तो वो तो बता देंगे जब से हम लोग शुरू किए हैं भारतीय समाज पार्टी बना करके, तो अब महाराजा सुहेल देव जी कहाँ पैदा हुए, किससे लड़ाई हुई, कब लड़ाई हुई, तो ये जिले का नाम बनने के बाद तो उनकी जीवनी आने लगी। सियासत का चलन है कि चुनावी युद्ध में साम दाम सबका इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बार नाम की बारी है और इस नाम का वास्ता उस राम राज्य से है जिसे योगी सरकार अपना सबसे बड़ा मकसद बताती है। सवाल ये भी है कि लखनऊ और गाजीपुर के नाम बदलने की मांग का सिलसिला आखिर कहां तक पहुंचेगा और इसके दायरे में कितने शहर आएंगे। साफ है कि नाम बदल सियासत में अभी कई नए अध्याय जुड़ने वाले हैं। अब आगे क्या होता है देखने वाली बात है। फिलहाल इस डिजिटल बुलेटिन में इतना ही। बाकी अन्य खबर जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।